पिछले पार्ट में आपने देखा एक आत्मा कैसे सबको परेशान करती है। स्वागत है आपका इस कहानी के दूसरे पार्ट में। और अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये कहानी समझ नहीं आएगी। हम आपके लिए बहुत मेहनत से कहानियां बनाते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। रोहित भारी कदमों से बाहर आता है और नेहा को उठाता है। तुम सही कह रही थी, यहाँ कुछ तो है जो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। नेहा के दिल को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अब रोहित ने भी उस डरावनी सच्चाई पर यकीन कर लिया था। जैसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं, अचानक उन्हें एक जोरदार चीखने की आवाज सुनाई देती है। दोनों घबराकर नीचे की तरफ भागते हैं और जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरे घर में जगह जगह मरे हुए कौवे पड़े होते हैं। रोहित घबराकर कहता है, ये कैसे हुआ? नीचे रिया और मीरा खड़ी होती हैं। तभी पीछे से आरव भी आ जाता है। रिया डरते हुए कहती है, ये सब ठीक नहीं हो रहा। वो चाहती है कि हम यहाँ से चले जाएं। अब हमें क्या करना चाहिए? नेहा जी घबराकर कहती हैं, कुछ नहीं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं मम्मी, इसका ये हल तो नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? यहाँ रहकर हम मर जाएं? लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं एक फादर को जानता हूँ, हम उन्हें कल बुला लेते हैं। अगले दिन रोहित उस फादर को घर बुला लेता है। फादर नीचे तहखाने में जाते हैं। वो ऊंची आवाज में कहते हैं, तुम जो कोई भी हो, हमारे सामने आओ और ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। फादर बार बार यही शब्द दोहराते रहते तुम हैं। क्या चाहती हो? अचानक तहखाने में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है और देखते ही देखते वो आत्मा सबके सामने आ जाती है। क्यों बुलाया मुझे? उसकी डरावनी आवाज गूंजती है। फादर शांत होकर पूछते हैं, तुम क्या चाहती हो और यहाँ कैसे आई? ये मेरा घर है और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगी। सबको मार दूंगी। क्यों भगाना चाहती हो सबको? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस घर से? इतना सुनते ही वो आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। मेरा घर जला दिया, मुझे जला दिया उसने। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। और देखते ही देखते वो आत्मा अचानक गायब हो जाती है। उसके जाते ही तहखाने में फिर से सन्नाटा छा जाता है। वो घायल है बरसों से। किसी ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। सॉरी, मैं अब उसका कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर फादर वहां से चले जाते हैं और घर में मौजूद हर इंसान डर और बेचैनी में डूब जाता है। रात हो जाती है। रिया बस उसी आत्मा के बारे में सोचती रहती है और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो चुपचाप तहखाने की तरफ चली जाती है। वो वहां खड़ी होकर आवाज लगाती है, मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कहाँ हो तुम? अचानक ठंडी हवा चलती है और वो आत्मा उसके सामने आ जाती है। मेरे घर से चले जाओ तुम सब, वरना मार दूंगी सबको। जाओ।
लेकिन इस बार रिया को जरा भी डर नहीं लगता। आत्मा उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन रिया वहीं खड़ी रहती है। आत्मा अचानक रुक जाती है। रिया धीरे से कहती है, मैं तुमसे नहीं डरूंगी, क्योंकि तुम कोई बुरी आत्मा नहीं हो। अगर होती तो अब तक हम सबको मार चुकी होती। ये सुनकर आत्मा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। रिया आगे बढ़कर कहती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आत्मा कुछ नहीं कहती, बस धीरे धीरे मुड़ती है और सामने दीवार पर एक पता लिख देती है। फिर अचानक गायब हो जाती है। रिया उस पते को पढ़ती है और गहरी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन रिया उसी पते पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कहाँ जा रही हो बेटा? मॉम, मुझे इस कहानी को खत्म करना ही होगा। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुमने देखा नहीं वो आत्मा कितनी खौफनाक है? नहीं मॉम, मुझे मत रोकिए। इतना कहकर रिया घर से बाहर निकल जाती है और अब उसका अगला कदम उस खौफनाक सच्चाई को सामने लाने वाला था। रिया उस दिए गए पते पर पहुंच जाती है। वो धीरे से डोरबेल बजाती है। अंदर से एक लड़की बाहर आती है। आप कौन? रिया गहरी सांस लेकर उसे सब कुछ बता देती है। लड़की थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, अंदर आइए। मेरा नाम अंजलि है। काव्या मेरी सिर्फ दोस्त नहीं थी, वो मेरी बहन जैसी थी। कॉलेज में साथ पढ़ना, साथ बैठना, साथ खाना, हम एक दूसरे के बिना अधूरे थे। फिर काव्या की शादी हो गई। काव्या बहुत खुश थी राहुल के साथ। दोनों ने मिलकर अपना एक छोटा सा घर बनाया। क्या आप उसी घर की बात कर रही हैं जिसमें हम अब रहते हैं? हाँ, वही घर जो पहले कुछ और ही दिखता था, बहुत ही खूबसूरत। एक दिन राहुल की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। काव्या बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैंने उसे हिम्मत दी और वो धीरे धीरे संभल कर फिर से नौकरी पर जाने लगी। लेकिन एक दिन उसे घर खाली करने का नोटिस मिला। कुछ लोग वहां कंपनी बनाना चाहते थे। काव्या ने वो नोटिस फाड़कर फेंक दिया और मना कर दिया। फिर एक दिन वो लोग सीधे उसके घर आ गए। कितनी बार कहा है, ये घर मैं किसी को नहीं दूंगी। आप लोग यहाँ से चले जाइए। उस दिन तो वो चले गए, लेकिन उन्होंने काव्या को रोज परेशान करना शुरू कर दिया। कभी बिजली काट देते, कभी पत्थर फेंकते। वो रो रो कर मुझे सब बताती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं ही बची थी। और जब काव्या नहीं मानी, तो एक रात उन्होंने मेरी दोस्त को उसी के घर में जिंदा जला दिया। फिर आपने उनके खिलाफ कुछ किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं अपनी दोस्त को इंसाफ नहीं दिला पाई। क्या आप मुझे बता सकती हैं वो लोग कौन थे? उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? उसका नाम है विक्रम मल्होत्रा। ये नाम सुनते ही रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विक्रम मल्होत्रा? उसी ने तो हमें वो घर दिया है। हाँ, वही। बस अब काव्या को इंसाफ मिलेगा। मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगी।
रात होते ही रिया चुपचाप घर से बाहर निकलती है। वो अंधेरे में खड़ी होकर आवाज लगाती है, काव्या, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, सामने आओ। काव्या। काव्या उसके सामने आ जाती है। मुझे पता है तुम्हें किसने मारा है, और तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी। काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। शायद बहुत समय बाद उसने किसी इंसान में अपने लिए सच्ची भावना देखी थी। वो धीरे से पूछती है, क्या तुम मेरी उन्हें मारने में मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर उसी रात विक्रम का वकील सूरज अपने घर में अकेला बैठा होता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है। सामने रिया खड़ी होती है। हेलो सर, मुझे लॉयर बनना है। मेरी फ्रेंड ने आपका एड्रेस दिया था। क्या आप मुझे अपनी कुछ बुक्स दे सकते हैं? जी बिल्कुल, अंदर आइए। रिया अंदर आती है और चुपचाप चारों तरफ नजर दौड़ाती है। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। बताइए, आपको कौन सी बुक्स चाहिए? जी, अभी बताती हूँ। क्या आप मुझे एक कप कॉफी दे सकते हैं? हाँ, जरूर। सूरज जैसे ही किचन में जाता है, अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? वो बाहर आता है। रिया सामने खड़ी होती है। ये लीजिए आपकी कॉफी। रिया कप लेते हुए धीरे से पूछती है, आप काव्या को जानते हैं? सेक्टर 13। ये सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कौन काव्या? तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कोई बुक नहीं दूंगा। अब मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी। अच्छा, तू मुझे मारेगी? उसी की तरह मरना है क्या तुझे? अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और काव्या उसके सामने प्रकट हो जाती है। अब तुझे मैं मारूंगी उसी तरह। सूरज डर के मारे उसके पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो सब विक्रम ने कहा था। प्लीज मुझे जाने दो। तड़प और तड़प, तुझे भी वही मौत दूंगी। फिर वो रिया की तरफ मुड़ती है। रिया, बाहर जाओ। रिया दौड़कर बाहर निकलती है और जैसे ही वो बाहर पहुंचती है, घर के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। पूरा घर आग में जल उठता है और सूरज वहीं जलकर मर जाता है। अंधेरे में खड़ी रिया सब कुछ देख रही थी। अगली रात विक्रम और उसके दो साथी अजय और संजय कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े होते हैं। तभी वहां रिया पहुंचती है। अरे बेटा, तुम तो रोहित जी की बेटी हो ना? यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अंकल, बस आपको कुछ याद दिलाने आई हूँ। क्या याद दिलाना था? काव्या, उसमें आपका क्या बिगाड़ा था? काव्या? कौन काव्या? अरे वही, जिसे आप लोगों ने उसके ही घर में जिंदा जला दिया था। ये क्या बकवास कर रही हो लड़की? हमारा टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊंगा। जरूर बुलाइए, उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने किस इंसान से घर खरीदा है। इसे पकड़ लो। रिया वहां से भागती है
और विक्रम उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन तभी अचानक विक्रम के सामने काव्या आ जाती है। विक्रम के पैर जैसे वहीं जम जाते हैं। तुम तो मर गई थी ना? हाँ, मर गई थी अपने ही घर में, जिंदा जलकर। रिया मुझे वापस लेकर आई है और अब तुम सब तैयार हो जाओ मरने के लिए। तू कुछ नहीं कर सकती। याद है कैसे मारा था हमने तुझे? अब इसी के सामने रिया को भी जलाऊंगा। इतने में अजय और संजय रिया को पकड़ कर ले आते हैं। देख, अब इसे भी तेरे सामने जलाऊंगा। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। पुलिस वहां पहुंच जाती है। असल में रिया पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी होती है। पुलिस जैसे ही विक्रम को पकड़ती है, रिया इंस्पेक्टर से कहती है, नहीं अंकल, इसे आप नहीं ले जा सकते। इसकी मौत आ चुकी है। ये काव्या के हाथों मरेगा। इंस्पेक्टर घबराकर उसका हाथ छोड़ देता है और तभी काव्या गुस्से में चिल्लाती है। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं और काव्या उन तीनों को जिंदा जला देती है। विक्रम, अजय और संजय आग में तड़पते रहते हैं और धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है। काव्या रिया की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। मरने के बाद विक्रम ने मेरी लाश को जंगल में दबा दिया था। अगले दिन रिया पुलिस को लेकर उस जंगल में जाती है और काव्या की लाश को ढूंढकर उसे सही सम्मान के साथ कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। रिया दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। तभी उसे काव्या फिर से दिखाई देती है। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। वो हल्का सा मुस्कुराती है और धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। अब काव्या को इंसाफ मिल चुका था और उसकी आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। अगले दिन जब रिया सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस रखा हुआ है। इतना चमकता हुआ हार उसने पहले कभी नहीं देखा था। रिया हैरानी से उसे उठाकर देखती है और तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है। वहां उसे काव्या दिखाई देती है। इस बार उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है। रिया समझ जाती है ये गिफ्ट काव्या ने ही दिया है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मजेदार और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।